सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कि जो करंट जा रहा है वो तो वायर के थ्रू जा रहा है, तो जब वो आगे हीटिंग एलिमेंट से करंट पास करता है तो हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है और ग्लो करता है। ठीक है, रूम को पूरा हीट अप करता है। तो जिस तार के थ्रू, जिस वायर के थ्रू करंट जाता है वो वायर क्यों गर्म नहीं होती, वो वायर क्यों ग्लो नहीं करती। ठीक है, देखो अब इसका दिस इज द आंसर कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही कम एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये ऐसा है जैसे एक सरफेस पे एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे पुश कर रहे हो, तो जब आप इसको पुश करोगे और सरफेस रफ है, रफ सरफेस पे आप पुश करने में आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रफ सरफेस पे इस बड़े से ब्लॉक को धक्का देने में आपके काफ़ी एनर्जी लगेगी और ये नीचे से हीटअप होगा। ठीक है, क्योंकि जब रगड़ेगा इस रफ सरफेस पे, अब यही ब्लॉक अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, मार्बल डला हुआ एकदम बिल्कुल स्मूथ है, उस पर अगर आप इसको पुश करेंगे तो कम एनर्जी में ये मूव करेगा। तो जो आप धक्का लगाएंगे वो इसकी मूवमेंट में यूज़ होगी एनर्जी और हीट में या फ्रिक्शन में बहुत कम वेस्ट होगी। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस में रेजिस्टेंस कम होता है, रफ सरफेस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वायर में भी वही बात है कि जो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट एक ऐसे अलॉय का बना होता है जिसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए उसके थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो वो बहुत गर्म हो जाता है और रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, पर कॉर्ड का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है क्योंकि या तो वो कॉपर की होती है या एल्यूमिनियम की होती है, तो कम रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट जनरेट बहुत कम होती है और वो ग्लो नहीं करती। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। देखो, हीट जनरेटेड इज बेसिकली एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि 96,000 कूलम को 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव कराना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप 1 घंटे में करो या 1 मिनट में करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस चार्ज को लेके जाना है। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 50 वोल्ट का। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो पॉइंट ये है, अगर एक बस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, अब वो एक ही बार चला जाए, स्लो जाए या फास्ट जाए, जितने का तेल लगना है वो तो लगना है ना। ठीक है, तो जितना पेट्रोल लगेगा ए से बी जाने में वो तो उतना ही लगेगा। अब चाहे बस एक बार यहाँ से यहाँ जाए, फिर रुके, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर रुके, फिर जाए, एक ही बार में चला जाए, फास्ट जाए, स्लो जाए। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर माइलेज चेंज हो जाएगी हाई स्पीड पे स्लो स्पीड पे। ठीक है, तो पेट्रोल उतने का लगेगा। तो जब आपको चार्ज को इतने पोटेंशियल पे ट्रांसफ़र करना है, अब आप 1 घंटे में करते हो 10 घंटे में करते हो, वो रेलेवेंट नहीं है। तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट का, चार्ज कितना है 96,000 कूलम। ठीक है, तो वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट है, 20 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू आई आर 20 इंटू 5, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नाउ कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब हीट या वर्क H इज इक्वल टू कितना पढ़ा है हमने, I² RT
ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज 5। तो 5 का स्क्वायर आर है 20, टाइम इज 30 सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल्स। तो ये 3 क्वेश्चन डन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.12। ठीक है, एग्जाम्पल 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास मेन जो डेटा है, वोल्टेज दी है, करंट दिया है, पावर पूछी है। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो 220 इंटू 0.5 दैट इज 110 वॉट। ठीक है, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होते हैं, वॉट। तो 110 वॉट का यहां पर पावर होगी। अब आपके लिए क्विक रिकैप है जिसमें हमारे पास टोटल हैं 10 क्वेश्चंस। इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आई गेस यहाँ पे आपके सामने 8 क्वेश्चन विजिबल हैं। तो इन 8 के 8 क्वेश्चंस को यू हैव टू सॉल्व विद इन 5 मिनट्स। ओके, सो पॉज द वीडियो, टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व दिस 8 क्वेश्चंस। ओके, तो अब सॉल्यूशन देखते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट कितने bhp के बराबर होता है, 1.34 hp। ठीक है, क्योंकि 1 हॉर्स पावर कितनी होती है, 746 वॉट। तो 746 वॉट से मिला के 1 हॉर्स पावर बनेगा, तो 1000 वॉट से 1.34 हॉर्स पावर। सेकेंड, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। थर्ड, इन अ सीरीज सर्किट करंट थ्रू रेजिस्टर्स इज सेम। सीरीज में सबके थ्रू सेम करंट जाता है। पैरेलल में करंट थ्रू रेजिस्टर्स इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट क्यों, जरूरी नहीं है हमेशा डिफरेंट होगा। हाँ, अगर रेजिस्टर्स आपस में डिफरेंट हैं तो करंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो इन अ पैरेलल सर्किट करंट थ्रू रेजिस्टर्स इज या डिपेंड्स ऑन, इज डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि रेजिस्टेंस की क्या क्या वैल्यू उन पे डिपेंड करेगा, तो सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो, अगर रेजिस्टेंस सेम हुए तब तो करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू रेजिस्टर्स इज सेम, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। SI यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी आर ओम मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का मतलब है कि जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, और एक पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो वोल्टेज डबल करोगे करंट डबल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो आंसर C है। ठीक है, करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी स्ट्रेट लाइन इंक्रीज करेगा। देन द 8th क्वेश्चन, कौन सा इनमें प्रॉपर्टी है जो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज रेजिस्टिविटी। क्योंकि रेजिस्टेंस तो करता है, साइज और शेप पे डिपेंड, तो कंडक्टेंस भी करेगा, क्योंकि 1 रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। पर रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की यूनिक होती है। ठीक है, अब आप कॉपर का एक छोटा सा वायर लें, बड़ी वायर लें, मोटी वायर लें, सबकी रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू सेम होगी। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो 9 में हम वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, जिनमें सभी रेजिस्टर जो लगे हैं, ये येलो जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल रेजिस्टर्स, और इन सब की वैल्यू है 1 ओम। ठीक है,
तो नाउ यू कैन टेक मैक्सिमम 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन 9th और 10th के लिए, देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए सारे 1 ohm के हैं। अब देखो ए से चले हम, इस पॉइंट पे आके 2 ब्रांचेस होगी, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। अब ये दिया तो एंगल पे है, पर है एक ही तो रास्ता है ना, ये ऐसा तो है नहीं कि 2 रास्ते हैं, तो ये एक ही है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और ये 2 इस 1 के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हटा के क्या करेंगे, यहां पे इसको हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहां पर एक ही रेजिस्टेंस है और ये 2 ohm का है और ये 1 का है। यहां पर भी हम इन 2 रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस कर देंगे, 2 ohm और ये 1। 2 और 1 ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है। 2 और 1 जब पैरेलल में होंगे तो 2 × 1/1 + 2 दैट इज 2/3। ओके, तो आप ये बोलते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस हटा दो, तो ये हो जाएगा 2/3, ये वाला भी 2/3। अब ये 1 + 2/3 + 1 + 1 + 2/3 + 1, तो टोटल 1 2 3 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 2/3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 + 4/3 दैट इज 60/3 ohm। ठीक है, 16/3 ohm, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। 10th क्वेश्चन, करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ऐसा होता है क्या, नहीं, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज कैरियर हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ वैसे बैलेंस हैं, मतलब जो वायर होती है वो न्यूट्रल होती है। हाँ, जब उसमें करंट आ जाता है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऐड हुए। ठीक है, तो वो न्यूट्रल ही रहेगी। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हायर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सब ने अपने घरों में कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिकल जो मीटर्स हैं। ठीक है, जब बिजली वाले आते हैं बिल देने, तो यहाँ से मीटर की रीडिंग चेक करते हैं कि पिछले मंथ की कितनी थी और आज की रीडिंग कितनी है, डिफरेंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिल बना के दे देते हैं। ठीक है, तो जो हायर यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वॉट में बात नहीं करते हम, फिर हम बात करते हैं वॉट आवर में या किलो वॉट आवर में। ठीक है, 1 वॉट आवर का मतलब है अगर 1 वॉट का कोई इक्विपमेंट 1 घंटे तक चलता रहेगा, तब जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा दैट इज कॉल्ड 1 वॉट आवर। मतलब 60 वॉट का अगर बल्ब 1 घंटे चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, 60 वॉट आवर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वॉट आवर हमने डिफाइन कर दिया, तो हम किलो वॉट आवर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 1 वॉट, 1 घंटे का मतलब वो 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 वॉट 3600 सेकेंड तक चलेगा, मीन्स टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी 3600 जूल्स। तो 1 वॉट आवर का मतलब है 3600 जूल्स, एंड 1 किलो वॉट आवर मीन्स 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, दैट इज 3.6 मेगा जूल। ठीक है, ये क्या था, 3.6 किलो जूल। तो वॉट आवर के आगे किलो लग गया, किलो का मतलब है 1000, तो 3.6 किलो जूल को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.6 मेगा जूल्स
आ गया। ठीक है, तो दैट इज 1 किलोवाट आवर। अब छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 30 डे पीरियड, कि 30 दिन तक अगर एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 60.5 ओम, अगर ये 220 वोल्ट की मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, तो कितना बिल आएगा एक महीने का। अगर एनर्जी की कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर किलोवाट आवर और हीटर एक दिन में 3 घंटे यूज़ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जो नोन वैल्यूज उनको मेंशन करेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 60.5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट, और जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो तो ठीक है 2 रुपये पर किलोवाट आवर। तो पहले तो ये पता करो कि कितने किलोवाट आवर कंज्यूम हुए। ठीक है, 30 दिन में। ठीक है, तो देखो एक दिन में चलता है वो 3 घंटे। ओके, 3 घंटे चल रहा है और उसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, तो उसकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 वॉट का इक्विपमेंट 1 घंटे तक चलता है तो 1 वॉट आवर होता है। ठीक है, तो पहले तो हीटर की वॉटेज निकालनी पड़ेगी, मतलब उसकी पावर निकालनी पड़ेगी। तो पावर का फॉर्मूला है V²/R। ठीक है, तो वोल्टेज इज 220, तो 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60.5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 800 वॉट। मतलब जो हीटर है वो 800 वॉट का है। 800 वॉट की चीज़ एक दिन में 3 घंटे चल रही है। अगर 800 वॉट की चीज़ 1 घंटा तक चले तो कितने वॉट आवर होंगे, 800। 3 घंटे तक चलेगी तो 800 इंटू 3 दैट इज 2400 वॉट आवर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 3 आवर्स, एक दिन में 3 घंटे चलता है पर डे। ठीक है, तो 800 वॉट का 1 घंटे में 800 वॉट आवर कंज्यूम करता है, तो 3 घंटे में 3 गुना करेगा तो 2400 वॉट आवर। ओके, अब 30 दिन में कितना करेगा, 2400 इंटू 30 वॉट आवर। ठीक है, दैट इज 72,000 वॉट आवर। तो इसको आप लिख सकते हो 72,000 वॉट आवर या 72 किलो वॉट आवर, क्योंकि 1000 इज इक्वल टू 1 किलो। तो 2 रुपये पर किलो वॉट आवर का रेट है, तो 72 किलो वॉट आवर का प्राइस फॉर 72 किलो वॉट आवर कितना होगा, 2 इंटू 72 दैट इज ₹144। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ो, सोचो कैसे सॉल्व किया एंड देन नोट इट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 12.13। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर अ डे। 400 वॉट का है, 8 घंटे चलता है एक दिन में। ठीक है, तो एनर्जी स्पेंट इन 8 आवर्स, मतलब एक दिन में जब 8 घंटे चला तो कितना होगा, 400 वॉट का अगर 1 घंटा चलेगा तो 400 वॉट आवर, 8 घंटे चला तो 400 गुना 8 वॉट आवर। ठीक है, दैट इज 3200 वॉट आवर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। ठीक है, तो एनर्जी स्पेंड इन 30 डेज, एक दिन में इतनी है, तो 3200 गुना 30 वॉट आवर, दैट इज कितनी आएगी वैल्यू टोटल, 96,000 वॉट आवर और 96 किलो वॉट आवर। तो 3 रुपये पर किलो वॉट आवर है, तो बिल या कॉस्टिंग कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी,
96 इंटू 3 दैट इज 288, ठीक है, ₹288। एंड लास्ट इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, ठीक है, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एनर्जी कितनी स्पीड से या किस रेट पे डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है ना पावर के बारे में। पावर क्या होता है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा पावर। सेकंड, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। तो 5 एम्पियर करंट लिया 220 वोल्ट लाइन से। पावर ऑफ मोटर कितनी है? तो पावर कितनी होती है? V इंटू आई, तो 220 इंटू 5 दैट इज 1100 वॉट। व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज बेसिकली वर्क। वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू इज आई इंटू टी, ठीक है। तो 220, आई की वैल्यू 5 और 2 आवर्स कितना टाइम हो गया, कितने सेकंड्स हो गए? 7200 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ सेकंड नहीं लिखेंगे। तो टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 220 इंटू 5 इज 1100, 1100 इंटू 7200 दैट इज टोटल विल बी अराउंड 7.9 इंटू 10⁻⁶ joules. Okay, so that completes the chapter. In the end, you can go through these points. What you have learned कि stream of electrons moving through a conductor constitutes an electric current. करंट क्या होता है? SI यूनिट क्या है? फिर इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? सेल या बैटरी से, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द NCERT सॉल्यूशंस ऑफ दिस chapter. Thank you. Have a nice day.